नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। हमने संविधान के भाग एक कर लिया है। भाग एक में हमने देखा भारत के संघ राज्य क्षेत्र अर्थात जो भारत के 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखा। वहीं हमने इसके बाद में भाग दो में हमने नागरिकता के बारे में बात की। हमने देखा कि भारत की नागरिकता 5 तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। हमने ये देखा कि नागरिकता बनाने का अधिकार किसके पास है, यानी नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है, संसद के पास में है। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। तो वहीं भाग तीन में हमने देखा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स देखे। अनुच्छेद 36 से मूल अधिकार हमने देखे। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमने मूल अधिकार देखे। तो वहीं नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, वहीं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है, और 12 से लेकर 35 तक हमें मिलेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में दो दे रखे हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। एक भाग 4 क्या है जो बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, वो मौलिक कर्तव्यों के लिए है। वो अनुच्छेद 51 कै के तहत जोड़े गए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में। तो अब तक हमारे हो चुके हैं संविधान के भाग एक पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया, 3 पूरा हो गया, 4 पूरा हो गया, और आज हम बात करेंगे संविधान का भाग 5। और भाग 5 में क्या है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, अब सरकार में कौन शामिल होता है, ध्यान रखना, या यूं कहें कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन शामिल होता है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होते हैं। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति, और उसकी मदद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो ये क्या है, महान्यायवादी, ये सारे कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो हम आज बात करेंगे संविधान का जो भाग 5 है उसमें कार्यपालिका है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक ध्यान रखना कि जो संविधान का जो भाग 5 है वो किससे संबंधित है, जो भाग 5 है वो किससे संबंधित है, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ संविधान का भाग 5 है। इस भाग 5 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे, संसद के दोनों सदन पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी पढ़ेंगे, और लोकसभा राज्यसभा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं संविधान का भाग 5, और संविधान के भाग 5 में भारत का प्रथम नागरिक, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख कहां पर मिलता है, इससे जुड़े हुए अनुच्छेद कौन कौन से हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 51 तक हमने पढ़ा था नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 के बारे में। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अगर हम देखें अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। यहां पर हम देखें अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के होने के बारे में बताया गया है। भारत सरकार का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे पूछ ले भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति बताना है, प्रधानमंत्री नहीं बताना है। हमें क्या होता है, हमने आज तक ये सुना है कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है, क्योंकि हम व्यवहार में प्रधानमंत्री को ज्यादा देखते हैं
अपने सामने या देखते हैं सकारात्मक रूप से ज्यादा देखते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या पता प्रधानमंत्री बड़ा होगा। नहीं, प्रधानमंत्री से बड़ा राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है। अगर हम देखें यहां पर हाँ जी, तो अगर हम देखें ब्रिटेन में एक पद है, ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड, ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर राजा का पद है नाम मात्र का। हमने भी औपचारिक जो प्रमुख रखा है राष्ट्रपति को नाम मात्र का रखा है, अर्थात सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वो शक्तियों का प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। उसको मदद करने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो वास्तविक रूप से जो शक्तियां होती है केंद्र सरकार की वो प्रधानमंत्री के पास में होती है, लेकिन संविधान क्या कहता है कि वो जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उनका प्रयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अर्थात जो उसके अधीन कार्य करने वाले हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये इसके अधीनस्थ होते हैं, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 ये कहता है, ठीक है, तो आर्टिकल 52 कहता है राष्ट्रपति प्रमुख होगा देश का औपचारिक, ध्यान रखना। इसके बाद में अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 53 आर्टिकल्स 53 क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? औपचारिक राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 53 कहता है। अब आप कहोगे क्या सर ये प्रश्न आते कैसे हैं? आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो वहां से सीधे सीधे प्रश्न राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रश्न आपको सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, और उसमें जो पूछा जाता है वो ज्यादा क्वेश्चन आर्टिकल से जुड़े होते हैं। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 पूछा जाता है किस तरीके से है। तो 53 में बताया गया है, 53 क्या कहता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, यानी कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। तो वहीं पर अगर हम देखें अनुच्छेद 54 क्या कहता है? आर्टिकल्स, ठीक है जी, अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार? अर्थात जो भारत का राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किस प्रकार होगा, उसकी पद्धति के बारे में बताया गया है। उसकी पद्धति कौन सी है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि अनुपातिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी पद्धति है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। आगे हम इसको बताएंगे ये होती क्या चीज है, ये अनुच्छेद 54 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 55 कहता है कोटा निर्वाचन, अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होगी, निर्वाचन प्रक्रिया बता रखा है। यानी व्यक्ति की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 55 कहता है जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर भी जीत सकता है। अगर हम देखें कोटा कैसे निकाला जाता है, एक तो जो कुल डाले गए वोटों की संख्या बटे में कुल स्थान
टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट आ जाएंगे। नीचे कुल जगह कितनी है, टोटल जगह कितनी है, जगह आ जाएंगे। और उनके साथ में ऊपर में एक जोड़ देना है तो आपका कोटा आ जाएगा। यानी निर्वाचन के लिए कितने मत पड़ेंगे उसके बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 56 अकाल पड़ा था राजस्थान में, लेकिन यहाँ अकाल नहीं, यहाँ कार्यकाल है। कार्यकाल 56 में है और 56 में कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है और इसके कार्यकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 57 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, दोबारा से निर्वाचन हो सकता है। एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार बन सकते हैं, लेकिन भारत का संविधान के अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि कितनी भी बार बन सकते हैं, पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो ध्यान रखना पुनर्निर्वाचन हो सकता है आर्टिकल 57 के तहत। 56 में कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन और 58 में क्या है, योग्यताएं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए, एक राष्ट्रपति बन रहा है, भारत की सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठ रहा है, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। उसकी योग्यता पहली है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई विदेशी आ जाएगा, उसकी पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल भारत का नागरिक होगा। अगर हम बात करें उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, पेपर में बहुत बार पूछा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो वहां पर आपने बताना है न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। और क्या योग्यताएं हैं, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। होना जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो। और ध्यान रखना वो किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ध्यान रखना लाभ का पद अर्थात जहां से गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है वो वाला पद नहीं होना चाहिए। एक यहां पर ये कहते हैं उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 ऐसे व्यक्ति जो प्रपोजल लेके आएंगे कि हम इस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाने के लिए नामांकन दर्ज कर रहे हैं, तो वहीं 50 व्यक्ति उसके ग्रांटर के तौर पे आएंगे, अनुमोदन करेंगे, तो कुल 100 सदस्य होंगे, तब जाके राष्ट्रपति का फॉर्म भरा जाएगा। अगर हम देखें राष्ट्रपति के लिए शर्तें क्या है, राष्ट्रपति के लिए शर्त यह है कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब किसी को पकड़ के ले आए जो पागल है, मानसिक रूप से उसका संतुलन ठीक नहीं है, क्या ऐसे व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। वो दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। किस प्रकार, अगर हम देखें कोई बैंकक्रप्ट व्यक्ति को अगर हम भारत का राष्ट्रपति बना देंगे तो भारत के जो पद है, गरिमा में जो पद है राष्ट्रपति का, उसके साख पे दाग लग जाएगा। तो किसी पागल या दिवालिया व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं बनाया जा सकता। ये शर्तें हैं आर्टिकल्स 59 के तहत। वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। संसद का मतलब वो लोकसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए और ना ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही वो विधानसभा का होना चाहिए और ना ही विधान परिषद का होना चाहिए, ना ही विधानसभा और ना ही विधान परिषद। ठीक है जी। इसके बाद में
अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो वहां पर आपने बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 की, तो 61 है राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाना संबंधी। अगर मान लो राष्ट्रपति संविधान का क्या करता है, हनन करता है। संविधान का क्या करता है, हनन करता है, तो क्या किया जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत उसे हटाया जा सकता है। ये महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की है, तो हमने जब संविधान के स्रोत किए थे तो हमने कहा किए थे ये यूएसए से किया गया है। यूएसए में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए दोनों सदन यानी उच्च सदन और निम्न सदन, हमारा उच्च सदन कौन है, हमारा उच्च सदन लोकसभा है, और निम्न उच्च सदन हमारा जो है राज्यसभा है, और निम्न सदन हमारा कौन सा है, लोकसभा। ये थोड़ा सा बताने में रह गई। निम्न सदन हमारा लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। राज्यों का सदन राज्यसभा, राज्य बड़े होते हैं, जो बड़ा होता है उसका सदन भी बड़ा होगा। राज्यों का सदन राज्यसभा, लोगों का सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा। ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा सदन में से कोई भी शुरुआत कर सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अगर हम यहां देखें, अगर महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो क्या होता है, उसमें 25% सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। अगर लोकसभा से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है, पहले तो ये समझ लो महाभियोग प्रक्रिया होती क्या है, राष्ट्रपति को हटाने वाली प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, ये हमने यूएसए से ग्रहण की है। अगर हम यहां देखें, अगर लोकसभा में लेके आ रहे हैं तो लोकसभा में 543 सदस्य हैं कुल, उसका 25% कम से कम होना चाहिए। अगर राज्यसभा से ला रहे हैं तो 245 का 25% होना चाहिए। इतने व्यक्ति अगर होंगे तब जाकर प्रस्ताव आने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम कहें जिस सदन में लाया जा रहा है उसका 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित करना जरूरी है, यानी लगभग 75% लोग इस पर सहमत होने चाहिए। अगर लोकसभा में आ रहा है तो उसे पास कराने के लिए लोकसभा के 75%, अगर राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा के 75% लोग सहमत होने चाहिए। और उसके बाद में जब महाभियोग प्रक्रिया आ रही होती है तो राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ महाभियोग आ रहा है। कितने दिन पहले सूचना देनी होगी, 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। किसको देनी होगी, राष्ट्रपति को देनी होगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर हम बात करें, सूचना दी जाती है, उसके बाद में दूसरे सदन के पास में जाती है। पहले लोकसभा में चला गया तो वहां से पारित होने के बाद में राज्यसभा में जाएगी। अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया, अगर मान लीजिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में आए तो यहाँ पारित होने के बाद में लोकसभा में जाएगी। तो कोई भी सदन में आ जाए, एक सदन से पास होने के बाद में दूसरे सदन की तरफ जाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें दूसरे सदन में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो भी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। वहां पर भी 75% अनिवार्यता आवश्यक है। अगर वो पास हो जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये महाभियोग प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के तहत। तो ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो आर्टिकल्स है, जो पहले शुरू वाले वो ये वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें
अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो आर्टिकल 62 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन पदावधि के समाप्ति से पहले भी अगर हम बात करें, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रखा जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल है। पहला प्रश्न हमारा यहां से बनेगा, राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में किस भाग में मिलता है? संविधान के भाग 5 में मिलता है। अगर हम यहां बात करें राष्ट्रपति के होने के बारे में, हमें कहां पता चलता है? आर्टिकल्स 52 के बारे में पता चलता है। आर्टिकल 52 कह रहा है कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि 53 कह रहा है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है औपचारिक रूप से। तो 53 में कार्यपालिका का प्रधान है। 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान पद्धति। अनुच्छेद 55 में बताया गया है निर्वाचन प्रक्रिया। एक बात का ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ये प्रश्न बनता है। तो पहले हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी जो इलेक्शन से जीत के आए हैं वो सभी सदस्य है। और कौन होंगे? और होंगे राज्यसभा। राज्यसभा से निर्वाचित जो इलेक्शन के माध्यम से जीत के आए हैं, निर्वाचित सभी सदस्य है। ठीक है जी। और क्या बताया है? और कौन होंगे? विधानसभा। देखिए, एक राज्य के अंदर विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है। विधानसभा जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, वैसे ही स्टेट के अंदर विधानसभा होती है। अगर हम देखें विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं से निर्वाचित, इलेक्शन से जीत गए हैं जो निर्वाचित सभी सदस्य है। ध्यान रखना, इसमें मैंने विधान परिषद के बारे में बात नहीं की है, विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं की है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। तो लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं जो मनोनीत नहीं है, 543 निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग लेंगे। ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा एक राज्य के अंदर विधानसभा होती है। ठीक है। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हमारे 28 राज्य है, उनकी सभी की विधानसभाएं, ध्यान रखना। 6 ऐसे स्टेट भी हैं जिनकी विधान परिषद भी है। ये 6 स्टेट कौन से है? यूपी है, बिहार है, यूपी बिहार इकट्ठा आ गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और उसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ध्यान रखना कि ये कौन से हैं जिनके, अगर हम देखें केंद्र विधान परिषदें हैं। एक पहले नंबर पे आ जाएगा आपका यूपी, बिहार 2 हो गए, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, 5वां तेलंगाना, 6ठा आंध्र प्रदेश। ये जो है ये 6 राज्यों के अंदर विधान परिषदें हैं।
ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बाकी हमारे जो स्टेट हैं 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। पंजाब में विधानसभा, राजस्थान में विधानसभा, हरियाणा में विधानसभा, दिल्ली में विधानसभा। अच्छा, यहाँ पर बताया केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो टोटल हमारे भारत में अगर हम बात करें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन विधानसभाएं 8 में नहीं है, केवल 3 के अंदर है। 3 में कौन सी है? एक J&K अभी इलेक्शन हुए हैं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर विधानसभा है, काफी लंबे समय तक केजरीवाल जी रहे थे, अब आतिशी है। और तीसरा है पौंडुचेरी, जिसे पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है, पौंडुचेरी। तो ये 3 है जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं। ध्यान रखना, चंडीगढ़ की विधानसभा नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी विधानसभा नहीं है, और अगर हम बात करें दादरा नागरा हवेली दमन द्वीप की भी विधानसभा नहीं है, और ना ही लक्षद्वीप की विधानसभा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाएं हैं उससे निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर हम देखें 55 ये हो गया। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 57 में हमने पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाया। भारत का राष्ट्रपति कितने भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगर हम बात करें प्रथम राष्ट्रपति कौन से भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज तक के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति है। आज तक एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन हो सकता है। 58 योग्यताओं के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। ध्यान रखना, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, पर न्यूनतम 35 वर्ष होना आवश्यक है। वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, होना जरूरी नहीं है, लेकिन बनने की योग्यता रखता हो। उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो वहीं 59 शर्तें बताता है। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 60 में शपथ, भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर वो ना हो तो उसकी जगह पर अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। इसके बाद अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पदावधि से समाप्ति से पहले भी लिया जा सकता है, अर्थात चुनाव पहले भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, वो पूछते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 123 123 123 में है। ध्यान रखना, अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश जब सत्र ना चल रहा हो, सत्र का मतलब सेशन, ठीक है, सेशन अर्थात जैसे बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, समर सेशन, विंटर सेशन जो चलते हैं, अगर वो नहीं चल रहे हों, उस समय अचानक से कानून बनाना पड़ जाए
क्योंकि आपको पता है कानून बनाने की शक्ति किसके पास में होती है, संसद के पास में होती है। अब संसद के सभी मंत्री जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर समय तो मौजूद नहीं रहेंगे, 24 घंटे 7 दिन तो मौजूद नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, अगर सत्र नहीं चल रहा होता उस समय राष्ट्रपति आर्टिकल्स 1, 2, 3 का यूज करते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी है, वो भारत के राष्ट्रपति की है। अब प्रश्न यहां से ये बनता है, आगे प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी होता है वो कितने समय तक मान्य रहता है। अध्यादेश जारी होने की तिथि है आने वाला, ध्यान रखना ये आने वाले सत्र, जो सेशन होगा आने वाले सत्र के प्रथम दिवस से, जो उसका पहला दिन होगा, अभी जो दिन चल रहे वो नहीं, जो आगे आने वाला सत्र उसके प्रथम दिवस, दिवस मतलब फर्स्ट डे से लेकर, प्रथम दिवस से लेकर 6 सप्ताह तक वह अध्यादेश मान्य रहेगा। मल्टी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, रट लो कि अध्यादेश की कितनी समय सीमा होती है। कई कहते हैं 6 वर्ष होती है, कई कहते हैं कई कहते 6 महीने है, कई कहते 2 महीने है। नहीं, आने वाला जो सत्र या सेशन होगा उसके प्रथम दिवस से लेकर 6 सप्ताह तक उसको कानून का रूप देना जरूरी है। अगर ना दिया जाए तो क्या होगा, तो वो सोते ही समाप्त हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? 143। देखो 143 का नाम आते ही खुश हो गए। 143 प्रेम का प्रतीक है, यानी राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राय ले सकता है। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय से वो कोई परामर्श लेता है और सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप ऐसा करो, राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि उस परामर्श को माने। तो 143 जो है परामर्श के लिए है। 143, 143, 123 इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर एक बात भी ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय भी यहाँ पर परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर मामला कानूनी हो और वहाँ पर कोर्ट की आवश्यकता है, तो वहाँ पर यानी स्वतंत्रता से पहले कोई कानूनी मुद्दा है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय रखेगा और परामर्श देगा। लेकिन अगर कोई मामला कानूनी नहीं है तो वहां पर परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति के लिए भी मानना बाध्य नहीं है जी। तो ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसकी चर्चा की। अब हम राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति के सैन्य शक्तियों के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्तियां कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास में जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की है, राष्ट्रपति के पास में स्वविवेकीय शक्तियां है या नहीं है उसकी चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन से प्रभाव रहते हैं, मूल अधिकार कौन से निलंबित होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। आर्टिकल 356 कहाँ पर लगाया जाता है, आर्टिकल 360 360 कहाँ पर लगाया जाता है, उसका प्रभाव क्या रहता है, वित्तीय आपातकाल वगैरह। अगर हम देखें तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, भारत में जो तीनों ही हैं, चाहे वो थल सेना है, चाहे वायु सेना है,
ठीक है जी, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये अगर हम तीनों की बात करें, उन तीनों का कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में अगर हम बात करें, भारत के जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। पहले राष्ट्रपति अगर हम बात करें तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो भारत के राष्ट्रपति सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक रहे थे। इसके बाद एक प्रश्न बनता है, चुनाव के माध्यम से कब आए थे? 1952 में आए थे जी, 1952 से 62 तक रहे थे। उससे पहले अगर हम देखें तो 24 जनवरी 1950 को शपथ दिला दी थी। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने दिला दी थी? वो दिला दी थी सी राजगोपालाचारी जी ने दिला दी थी। उनकी भी चर्चा करेंगे। आज तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं उनकी चर्चा करेंगे। पद पर रहते कितने राष्ट्रपतियों की मृत्यु हो गई है, और पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे? जैसे जाकिर हुसैन जी का नाम आता है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम आता है। अगर हम देखें कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं, कितने अल्पसंख्यक हुए हैं, कितने सिख, अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, आज तक कितने सिख राष्ट्रपति बन चुके हैं, आज तक कितने दलित राष्ट्रपति बन चुके हैं, आज तक कितने महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं, इन सभी की चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। जुड़े रहे हमसे। जय हिंद, जय भारत।